नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14, 15 और 16 को पढ़ चुके थे और उसमें हमने देखा था कि आरक्षण कैसे एक ठोस व्यवस्था का रूप ले लेता है और वो संवैधानिक और संशोधन के माध्यम से आगे बढ़ता चला जाता है। अब हम देखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस, जो आर्थिक आधार पर, जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है, उनके लिए आरक्षण 10% कैसे आया और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन में कौन कौन लोग आते हैं और उनको कौन डिसाइड करता है कि कौन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होगा और कौन नहीं होगा, उनको कितना आरक्षण होगा कितना नहीं, ये कौन तय करता है। तो इनको समझने के लिए हमें वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी कि हम संशोधन के माध्यम से आरक्षण को कैसे आगे बढ़ा रहे थे और क्या क्या बदलाव आरक्षण में हुए थे, तो उन्हीं के क्रम में हम देखते हैं कि संविधान का एक 130वां जो संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है। अब देखते हैं कि उस संशोधन में क्या क्या बातें जोड़ी गई हैं, क्योंकि संशोधन के माध्यम से या तो संविधान में कुछ जोड़ा जाता है या संविधान में से कुछ हटाया जाता है। तो हम देखते हैं कि संविधान का 130वां संविधान संशोधन कौन सा, 130वां थर्ड अमेंडमेंट संविधान संशोधन। एक सौ तीसरा संविधान संशोधन हमको 103 संविधान संशोधन देखना, ये 2019 में हुआ था। इसमें देखते हैं कि क्या हुआ था। इसमें संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6, ये दो आर्टिकल जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के माध्यम से। 130वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने कौन से आर्टिकल जोड़े, एक आर्टिकल जोड़ा 100 यानी कि 15 क्लॉज 6 और एक आर्टिकल जोड़ा हमने 16 क्लॉज 6, यानी कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमने कोई भी स्वतंत्र आर्टिकल नहीं जोड़ा, यानी कि क्लॉज जोड़े। कितने? 2 क्लॉज जोड़े। ये आर्टिकल 15 का भाग है और ये आर्टिकल 16 का भाग है। तो हमने देखते हैं कि इन आर्टिकलों में क्या क्या कहा गया था। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6। आप आर्टिकल 15 को याद करें। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य सॉरी कि राज्य धर्म, जाति, मूलवंश, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 था। उसके कुछ अपवाद भी देखे थे हमने कि अपवाद में क्या कहते हैं, महिला थे, SC ST थे और आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग था। हमने फिर देखा था आर्टिकल 15 क्लॉज 5, क्या देखा था, यहाँ देख लेते हैं। एक देखा था आर्टिकल 15 क्लॉज 5, तो ये क्या कहता है, इसमें था कि राज्य उच्च शिक्षा में, नामांकन में, राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उनमें सीटें रिजर्व कर सकता है, यानी कि नामांकन में सीटें रिजर्व कर सकता है। किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लिए। फिर हमने देखा पिछड़े वर्ग के लिए 1953 में एक आयोग बना था, केलकर साहब का आयोग। फिर दूसरे में मंडल आयोग बना, कैसे मोरारजी देसाई की सरकार में, और फिर उसको PV नरसिम्हा राव ने EWS को आरक्षण दिया। ये कहानी हमने आपको बता चुके थे। ये क्या कहता है, इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में हमको नामांकन में आरक्षण मिलता है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU हो, चाहे IIM हो, चाहे IIT हो, इनके माध्यम से हमको नामांकन में आरक्षण मिलता है। फिर हमने देखा था आर्टिकल संशोधन के माध्यम से कौन सा जोड़ा गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, और इसके माध्यम से हमने एक नई व्यवस्था जोड़ी और इसमें कहा गया था कि किसके लिए, ये था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, EWS के लिए, यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको आरक्षण दिया जाएगा। और ये आरक्षण
10% से अधिक नहीं होगा। कितना नहीं होगा? 10%, यानी कि यह अधिकतम सीमा है, अधिकतम सीमा है। ये किस में कहा गया था? ये 130वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस को कहा गया था कि ईडब्ल्यूएस को 10% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, यानी आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग। ये नहीं कि ईडब्ल्यूएस को अपन बोलते हैं कि सवर्ण का आरक्षण है, तो इसको सवर्ण का आरक्षण बोलना गलत है, क्योंकि संविधान में इस शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया। यह जो संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण आया है, तो उसके लिए सवर्ण वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया है। जो आजकल आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनलों में या पेपर में जो भी देखते हैं, तो नहीं आया है, क्योंकि इसमें सवर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सवर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग का प्रयोग किया गया है, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग। तो जब आर्टिकल 15(6) देखते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट क्या है? तो अगर उसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, तो उसमें लिखा है कि आर्थिक रूप से, लिख लेते हैं पहले, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए 10% आरक्षण अधिकतम सीमा के साथ, अधिकतम सीमा के साथ, यानी कि राज्य चाहे तो किसके लिए? आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है, वो कोई भी हो सकता है आर्थिक रूप से, चाहे वो जनरल कैटेगरी को हो या एससी कैटेगरी का हो या ओबीसी कैटेगरी का हो, ना कि कोई सवर्ण। इसमें सवर्ण शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। जो आम तौर पर जो लोग बोलते हैं कि ये सवर्णों को आरक्षण है, सवर्ण जाति के लिए आरक्षण है, ऐसा नहीं है। ये आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वो किसी भी क्षेत्र में आ सकता है, चाहे वो एससी का व्यक्ति हो, चाहे वो एसटी का व्यक्ति हो, वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये 10% से अधिक नहीं होगी, यानी ये किससे संबंधित है? शिक्षा संस्थानों में। तो क्या होगा कि शिक्षा जो संस्थान है, शिक्षा संस्थानों में, यानी कि आर्टिकल 15 शिक्षा संस्थानों में नामांकन को आरक्षण देता है, तो चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट है, यानी कि सार्वजनिक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, दोनों में राज्य चाहे तो 10% सीटें आरक्षित कर सकता है। किसके लिए? आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए। हम फिर बता रहे हैं कि यहाँ सवर्णों के लिए आरक्षण नहीं है। किसके लिए आरक्षण? ये आरक्षण है आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए। और इसमें चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे किसी में हो, किसी में भी हो, वो आर्थिक रूप से दुर्बल होना चाहिए, सवर्ण नहीं। संविधान में कहीं भी सवर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये तो पहली बात कही कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण या आरक्षित सीटें अधिकतम होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। राज्य चाहे तो, यहाँ राज्य का मतलब है जो आर्टिकल 12 में हमने बताया था कि राज्य क्या होगा, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, यह हमने आपको आर्टिकल 12 में बताया था। ठीक है, तो राज्य चाहे तो कर सकता है शिक्षा संस्थानों में ईबीडब्ल्यूएस, लेकिन 10% से अधिक नहीं होगा, 10% से अधिक नहीं होगा। राज्य चाहे तो 5% कर सकता है, 9% कर सकता है, 8% कर सकता है, लेकिन वो 10% से अधिक नहीं कर सकता, 10.5 भी नहीं कर सकता। ये राज्य के ऊपर है कि वो कितना कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के तहत वो 10% से अधिक नहीं करता है शिक्षा संस्थान। और शिक्षा संस्थान चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो
गवर्नमेंट हो, किसी भी में भी कर सकता है, और चाहे तो किसी में ना करे, चाहे वो प्राइवेट में करे या फिर वो गवर्नमेंट में करे, दोनों में भी कर सकता है, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरी बात क्या कही थी इसी आर्टिकल 15 क्लॉज 6, इसमें जो दूसरी बात बोली थी वो दूसरी बात थी कि यह आरक्षण वर्तमान जो समूह है, जो वर्तमान में जिन समूहों को प्राप्त है उनसे इतर है, यानी कि जो वर्तमान में जिन वर्गों को वर्तमान में प्राप्त वर्ग को आरक्षण, प्राप्त वर्ग को आरक्षण से अलग है। यानी कि एक भ्रांति ये भी फैली थी अभी कि ये जो आरक्षण मिला है वो जैसे कि हमने कहा था कि एससी को 15% है, एसटी को 17% है और ओबीसी को 27% है। ये जो आरक्षण है ये इससे अलग है। कौन सा? जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, इससे अलग है आरक्षण, क्योंकि इनसे अलग नहीं है। अभी कहा गया कि नहीं, इनमें से इन्हीं में से दिया गया, जो हमको आरक्षण जो पहले से मिला है जिन वर्गों को, इन्हीं में से दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आरक्षण अलग से दिया गया है। वर्तमान में प्राप्त वर्ग आरक्षण से अलग है। जो आरक्षण मिला है इन वर्गों को, इनको छोड़कर ये आरक्षण अलग से है। तभी तो जब आप देखते हैं कि इस आरक्षण को अगर इसमें ईडब्ल्यूएस जोड़ देते हैं 10%, और ये तो कितना हो रहा है 59.5 के आसपास, यानी कि 60% के आरक्षण के आसपास हो रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ोगे, इंदिरा साहनी वाला केस जो हमने आपको बताया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये तो 9.5 ज़्यादा हो रहा है, तो इंदिरा साहनी जी ने एक और केस कर दिया है। किसके ऊपर? आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और जो 130वां संविधान संशोधन था, कि उन्होंने कहा कि माननीय ये जो निर्णय है वो आपके निर्णय के खिलाफ है, तो आप इसको बदल दीजिए, क्योंकि उसमें आपने कहा था कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होगा, तो ये आपके निर्णय के अगेंस्ट में, तो उन्होंने ये केस फाइल कर दी है। अब देखते हैं कि निर्णय कब आता है। तो पहला केस कब आया था? तो जब ईडब्ल्यूएस को मिला था, वो भी इंदिरा साहनी जी ने किया था, और ये मिला है तो ये भी इंदिरा साहनी जी की किया है। ये केस आएगा तो ये जुड़ जाएगा, जब अगली क्लास होगी भविष्य में पॉलिटी की, शायद तब तक आ जाए, तो ये भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो दूसरी बात क्या कही थी आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में, कि जो वर्तमान में प्राप्त वर्ग को आरक्षण है ये उससे अलग है, उसमें सम्मिलित नहीं है कि हमने 2% इससे ले लिया, 3% इससे ले लिया और 10% इससे ले लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए ये 59 पॉइंट है, और हमने बताया कि इंदिरा साहनी जी इस पर केस फाइल कर चुकी है, पिटीशन दायर, कि ये इस सीमा का उल्लंघन कर रहा है या आपका जो निर्णय है उसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगली बात क्या कही थी आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 दो बातें हो गई। अब तीसरी बात देखते हैं कि तीसरी बात क्या कही थी। इसमें कहा था कि यह आरक्षण यानी कि इस आरक्षण यानी कि ईडब्ल्यूएस का निर्धारण राज्य करेगा। कौन करेगा? ईडब्ल्यूएस का निर्धारण राज्य करेगा। राज्य का मतलब यहाँ क्या है? आर्टिकल 12, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ईडब्ल्यूएस का निर्धारण राज्य करेगा। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 था, जो 130वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको अमेंड करके जोड़ा गया था। उसमें कोई स्वतंत्र आर्टिकल नहीं जोड़ा था, क्लॉज जोड़े थे, दो क्लॉज, 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6। तो एक बार इस आर्टिकल फिर से देख लेते हैं कि क्या कहता है, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 16
6 दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों में 19-20 का अंतर है। जैसे कि आर्टिकल 15 शिक्षा संस्थानों में नामांकन में 15 क्लॉज 5 के तहत सीटें रिजर्व करता है दुर्बल वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए, वैसे ये ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व करता है। और 16 के से लोक नियोजन के संदर्भ में। तो ये आर्टिकल एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इनको एक साथ पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहा था उसने? पहला कहा था कि जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का, वो 10% की अधिकतम सीमा के साथ नहीं होगा। किसके लिए? आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग। ये शब्द याद रखना, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग। ठीक है, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को जो आरक्षण मिलेगा वो 10% अधिकतम होगा। ठीक है, 10% अधिकतम होगा, इससे अधिक नहीं होगा। पहली बात ये की थी 15 क्लॉज 6 में कि शिक्षा संस्थानों में, क्योंकि आर्टिकल 15 कैसे संबंधित है? शिक्षा संस्थानों से। ठीक है, शिक्षा संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए 10% अधिकतम सीमा होगी, पहली बात। दूसरा कहा था इसने कि जो आरक्षण है, यह आरक्षण वर्तमान में प्राप्त है। ठीक है, किसमें? वर्तमान में प्राप्त वर्ग से अलग है। वर्तमान में प्राप्त आरक्षण, जो वर्ग आरक्षण को मिला है उससे अलग है। हमने बताया कि जो आरक्षण अभी वर्तमान में मिला है जिस समूह को, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, तो उनको जो आरक्षण मिला है उनका एजिट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उससे अलग आरक्षण दिया गया है। इसलिए हमने आपको बताया कि इंदिरा साहनी जी ने जो केस फाइल किया है वो इसी आधार पर किया है कि ये अधिकतम सीमा का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने केस फाइल किया है। ये वाला जोड़ देखेंगे तो ये 59.5 हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में ही कहा था कि ये सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, लेकिन ये इसका वायलेशन कर रहा है, तो उन्होंने फिर से केस किया है। ठीक है, कि माननीय ये निर्णय आपका, आपके ही निर्णय का वायलेशन कर रहा है। तो ये दूसरी बात की थी। जो तीसरी बात की थी वो क्या की थी? तीसरी बात की थी कि ईडब्ल्यूएस का निर्धारण राज्य करेगा। ईडब्ल्यूएस का निर्धारण राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, ये भी कहा था। लेकिन जो शिक्षा संस्थान है उनमें एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को छोड़कर, ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को छोड़कर सभी में यह आरक्षण किया जा सकता है। ये अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इनको जब हम आर्टिकल 28, 29 देखेंगे, 30 देखेंगे, तो वहाँ देखेंगे आगे कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 देखा हमने कि कैसे संशोधन के माध्यम से इस चीज़ को, आर्थिक जो आरक्षण दिया गया वो कैसे संवैधानिक बना, कि आर्थिक रूप से दुर्बल। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि इसमें सवर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कि लोग बोलते हैं कि ये जो 10% आरक्षण मिला है वो सवर्णों को मिला है। ये सवर्णों को नहीं मिला है, ये मिला है आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, यानी कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। ठीक है, और जो ये वाला जो आरक्षण ये किस पे मिला था? इसको छोड़ के ये जो 3 लोगों को मिला था, ये मिला था जाति के आधार पर। तो हमने बताया था कि आरक्षण का आधार जाति कैसे बनता है, आरक्षण का आधार जाति कैसे बनता है, क्योंकि हमने बताया था कि जो भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो भारतीय समाज है, वो हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था में चलता आ रहा, और वही वर्ण व्यवस्था आगे चल के एक जाति का रूप ले लेती है। ये जाति का रूप कैसे लेती है वर्ण व्यवस्था? जब आप इतिहास पढ़िएगा तो वो बताएंगे कि ये जाति में कैसे तब्दील होती है। ठीक है, तो ये उससे अलग है। फिर दूसरा है कि वर्तमान में प्राप्त वर्ग को आरक्षण, जो वर्ग हैं
SC ST और OBC, इनसे जो आरक्षण प्राप्त है पहले से, तो ये उससे अलग है, ये उससे अलग है। और दूसरा है कि EWS का निर्धारण कौन करेगा? वो राज्य करेगा, चाहे स्टेट करे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे, ये राज्य का विषय है कि EWS का निर्धारण कौन करेगा। ठीक है, ये राज्य करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 16 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6, इसमें क्या कहा था? इसको देखते हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 16(6). जब आप आर्टिकल 16(6) को पढ़ते तो ये बोलता है कि राज्य धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, भाषा और निवास स्थान आदि के आधार पर लोक नियोजन में अफसर की समानता होगी। यानी कि वो इन आधारों पर लोक नियोजन में कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि लोक नियोजन में समता की बात करता है आर्टिकल 16। ठीक है, किसमें? सरकारी लोक नियोजन का मतलब क्या बताया तुमने? सरकारी नौकरी। तो इनमें राज्य इन आधारों पर कोई विभेद नहीं करेगा। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 5 देखा था कि कैसे OBC के लिए ये जो सारी चीजें आगे बढ़ी थी, लेकिन 130वां संविधान संशोधन होता है, फिर उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा जाता है जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 6। और इस क्लॉज के माध्यम से क्या कहा गया? जो पहला पॉइंट था वो था ये लोक नियोजन के अफसर में संबंधित। आर्टिकल 15 किस में था? शिक्षा संस्थाओं में। आर्टिकल 15 के सेशन शिक्षा संस्थाओं में कि राज्य शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण कर सकता है। व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएगा, वहाँ से फिर वो जब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो कहाँ जाएगा? वो आर्टिकल 16 के तहत आ जाएगा कि अब उसको नौकरी में रिजर्वेशन चाहिए, नौकरी में आरक्षित सीटें चाहिए। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि राज्य के अधीन लोक नियोजन में, राज्य के अधीन लोक नियोजन में 10% से सीटें अधिक आरक्षित नहीं होगी। क्या कहा? कि लोक नियोजन के, क्या कहा? कि राज्य के अधीन लोक नियोजन में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है। फिर से वही बात आ गई, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए 10% अधिकतम सीमा के साथ, क्या? अधिकतम सीमा के साथ सीटें आरक्षित होंगी, आरक्षित होंगी। क्या लाइन बोलती है? कि राज्य के अधीन लोक नियोजन में, राज्य के अधीन लोक नियोजन में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए 10% अधिकतम सीमा के साथ, कितनी? वहाँ भी 10% था, यहाँ भी। किसके लिए? EWS के लिए। ठीक है, कितनी? 10% अधिकतम सीमा है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकता राज्य चाहे तो, ये राज्य के ऊपर है। ठीक है, सीटें आरक्षित होंगी, यानी कि नौकरी में जब कोई भी वैकेंसी निकले IAS PCS की, जो भी गवर्नमेंट की जॉब निकलती, तो उसमें EWS के लिए 10% सीटें आरक्षित होंगी, राज्य चाहे तो। ये नहीं कि राज्य करेगा। तुम 10% आरक्षण के लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य को करना अनिवार्य है, नहीं, राज्य के ऊपर है कि राज्य करेगा या नहीं, ये राज्य के ऊपर तय करता है। ठीक है, एक ये बात कही थी। दूसरी बात कही थी इसमें, दूसरी बात कही थी दूसरी बात इसमें कहा था कि ये जो आरक्षण है, ये जो आरक्षण है, ये वर्तमान
में प्राप्त आरक्षण से इतर है। वही बात जो आर्टिकल 15 में कही थी कि वर्तमान में प्राप्त वर्ग को आरक्षण इससे अलग है। वर्तमान में प्राप्त वर्ग को आरक्षण, वर्ग को आरक्षण से अलग है। ठीक है, वर्तमान में प्राप्त वर्ग को आरक्षण से अलग है कि जो हमने बताया था कि जैसे SC है ST है तो इसको जो आरक्षण है ये इससे अलग है। ठीक है, उसमें से नहीं है। वही बात जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में कही गई थी। दूसरा इसमें कहा था कि EWS का निर्धारण, EWS का निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। EWS का निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये बातें आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में कहा गया था। ठीक है, 130वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये हो गया लोक नियोजन के संबंध में। आप देखेंगे कि राज्य के अधीन हो गया। ठीक है, दूसरी बात इसमें हो गई कि वर्तमान समय में इससे अलग है। और दूसरा EWS का निर्धारण कौन करेगा? ये राज्य करेगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में ये बोला गया कि इसका निर्धारण कौन करेगा? वो राज्य करेगा। अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कौन है, इसका निर्धारण कैसे करेगा? आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग या आर्थिक रूप से कौन कमजोर है या कौन ऐसा वर्ग है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत आएगा? तो इसका निर्धारण किसके जिम्मे सौंपा गया? इसका निर्धारण सौंपा गया राज्य के अंतर्गत कि राज्य करेगा। तो 130वें संविधान संशोधन में किसकी बात कही गई? आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग। ठीक है, यानी कि EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये कौन है? प्रश्न उठा कि ये कौन है? आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग कौन है और इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग कौन है और इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो ये राज्य करेगा। राज्य ने इसको परिभाषित किया। अब देखते हैं कि कौन आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है। तो इसकी क्राइटेरिया क्या है? तो जो पहला क्राइटेरिया है उसको देखते हैं EWS में, कि EWS में कौन कौन आएगा। जो बताया गया कि आर्थिक रूप से कौन कौन होगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो SC कैटेगरी से हो, चाहे वो ST कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से हो। इसका जो पहला बोला गया कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सकल पारिवारिक आय, सकल पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक हो, 8 लाख से अधिक ना हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसकी सकल पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक ना हो वो EWS में आएगा। चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो SC का हो, ST का हो, चाहे OBC का हो। हमने पहले भी बताया कि ये सवर्णों का आरक्षण नहीं है, ये है आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, वो किसी भी श्रेणी में आ सकता है। तो पहला क्या पॉइंट है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सकल यानी कि ग्रॉस फैमिली इनकम सकल पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक ना हो। क्या पैमाना बनाया कि 8 लाख से अधिक ना हो। अब पारिवारिक आय में कौन कौन सी होते हैं? अब ये प्रश्न उठता है कि पारिवारिक आय में क्या क्या होगा। इसके लिए आप कोई सी भी किताब पढ़ लीजिए, चाहे DD बसु पढ़ लीजिए, चाहे M लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, जो लेटेस्ट एडिशन है वो नहीं बताएगा आपको। वो ये बता देगा
कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सकल पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक ना हो। अब बात आएगी कि इसमें कौन कौन आएगा परिवार में। परिवार में कौन कौन आता है, तो जब हम फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, तो एक तो होता है स्वयं। कौन होता है? स्वयं। स्वयं आएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत उसके माता पिता आएंगे, अगर कमाते हैं तो, या तो वो स्वयं कमाता हो, या फिर उसके माता पिता कमाते हों, या उसके अवयस्क भाई बहन हो, अवयस्क यानी कि जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, वो आएंगे इसमें, अवयस्क। तीसरा, उसका या उसका पति या पत्नी। और कौन आएगा? अवयस्क बच्चे। अवयस्क बच्चे, ये लोग फैमिली में आएंगे, ठीक है। स्वयं, या तो वो स्वयं कमाता हो पैसा, उसकी इनकम जोड़ी जाएगी, या उसके माता पिता कमाते हों। अवयस्क भाई बहन, ऐसे भाई बहन जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि वयस्क है, बालिग नहीं हुए, नाबालिग है, तो वो अगर वो कमाते हैं तो सकल परिवार में उसकी आय को जोड़ा जाएगा। यदि उसकी शादी हो गई है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पति या पत्नी, शादी हो गई होगी तो उनकी आय को जोड़ा जाएगा। दूसरा, अगर शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए हैं, तो अवयस्क बच्चे यानी कि जो 18 वर्ष से कम है, ठीक है, तो ये परिवार में आता है। वयस्क क्यों नहीं? क्योंकि वयस्क होते हैं तो एक अलग फैमिली में जोड़ा जाएगा, उनकी एक अलग फैमिली हो जाएगी। जैसे ये है स्वयं, तो स्वयं के क्या होगा? माता पिता होगा, और उसके अवयस्क भाई बहन होगा, ठीक है। अब मान लो ये अवयस्क भाई बहन है, अब मान लो इस भाई की शादी हो जाती है, तो ये वयस्क हो गया, तो इसकी ये माता पिता हो गए, और फिर उसकी शादी। तो ये चीज़ें होती हैं परिवार के इनकम, इनकी आय को जोड़ा जाएगा। तो हमने पहला क्या देखा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सकल पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक ना हो को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में माना जाएगा, ठीक है। ये देखा हमने। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है, दूसरा पैमाना क्या है। दूसरा जो पैमाना है वो बनाया गया है, तो ये एक पैमाना बना गया है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। मान लेते हैं कि अब कोई कुछ ऐसे पॉइंट है कि अगर ये होते हैं तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वो 8 लाख से कम होगा, चाहे वो किसी में हो, इतनी इनकम। इससे ज़्यादा होगी तो नहीं आएगा। इससे अगर 7,99,099 रुपये 99 पैसे भी होती है तो वो EWS में आएगा, ठीक है। कौन नहीं होगा, अब सीधा सा बताते हैं कि कौन नहीं होगा, ठीक है। कौन नहीं, ठीक है, EWS में कौन नहीं होगा। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि जिसके पास क्या, कि जिसके पास ऐसा व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ या अधिक कृषि योग्य भूमि हो। क्या हो? कृषि योग्य भूमि। कौन नहीं आएगा इसके अंदर कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि योग्य भूमि हो तो उसको EWS में नहीं मानेगा। मान लो तुम्हारे पास 50 एकड़ जमीन है और तुम्हारी इनकम 8 लाख से कम है, 4 लाख है, और जमीन तुम पे 10 एकड़ है, 50 एकड़ है, तो ये नहीं कि हमारी इनकम 8 लाख है तो हमको EWS में रख दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास
5 एकड़ से अधिक जमीन है जो अधिक आय दे सकती है, क्योंकि कृषि पर टैक्स नहीं लगाया जाता तो उसकी इनकम को जोड़ा नहीं जाता। तो राज्य ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि योग्य भूमि है तो उसको भी ईडब्ल्यूएस में नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक पैमाना ये तय किया। दूसरा पैमाना तय किया कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1000 वर्ग स्क्वायर फीट का 1000 वर्ग स्क्वायर फीट का अधिक आवास का मकान हो। कितना? 1000 स्क्वायर फीट वर्ग फीट का आवास। ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1000 वर्ग फीट का मकान हो। मान लो तुम्हारे पास 1000 वर्ग का फीट का घर है और तुम्हारी आय 4 लाख है, तो ये नहीं कि तुम्हारी आय कम है तो तुमको ईडब्ल्यूएस माना जाएगा, नहीं। तुम्हारे पास 1000 वर्ग फीट का मकान, बहुत बड़ा मकान होता है 1000 स्क्वायर फीट, तो ये नहीं कि ठीक है घर बहुत बड़ा है, जब पैसा कम है तो नहीं माना जाएगा, नहीं, तुम्हें भी ईडब्ल्यूएस में इसका भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखा हमने। तीसरा पैमाना क्या है कि अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र, अधिसूचित नगर पालिका म्युनिसिपल, जो म्युनिसिपैलिटीज होती है उनमें पालिका क्षेत्र अगर कोई अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र है तो उसमें 100 गज का प्लॉट, 100 गज का प्लॉट या इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन 100 गज है, इससे कम हो तो चलेगा। अगर अधिसूचित यानी नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी एरिया में अगर तुम्हारे पास 100 गज का प्लॉट है तो तुमको ईडब्ल्यूएस नहीं माना जाएगा। एक क्राइटेरिया हो गया कि जो म्युनिसिपैलिटी वाला क्षेत्र है, नगर पंचायत वाला, नगर पालिका वाला, तो वहाँ अगर तुम्हारे पास 100 गज से ज़्यादा का प्लॉट है, पहले फ्लैट था प्लॉट कर दिया गया, तो उसको नहीं माना जाएगा ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, जो अगला है वो क्या है कि ऐसा व्यक्ति यानी कि अधिसूचित जो नगर होता है, अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र कौन सा? जो अधिसूचित यानी कि जिनको मान सकते ग्राम पंचायत गांव में, गैर अधिसूचित जिनको हम बोलते हैं, ये हो गया अधिसूचित और ये हो गया गैर अधिसूचित। गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में, गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज का प्लॉट, कितना? 200 गज का। ठीक है, ये हो। अगर कोई व्यक्ति है, गैर अधिसूचित का मतलब नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी, यानी कि इसको ग्राम पंचायत से जोड़ सकते, गांव से जोड़ सकते, जिनको गैर अधिसूचित है, जिसको नोटिफाइड नहीं किया गया। और अधिसूचित में क्या आएगा? जो हमने ऊपर देखा था ये वाला ये वाला, ये क्या है? ये अधिसूचित है और ये गैर अधिसूचित है। ठीक है, अधिसूचित में कितना है? 100 और गैर अधिसूचित में 200। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत से जोड़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, पंचायतों से। और ये नगर पालिका वाला क्षेत्र है। अगर गैर अधिसूचित क्षेत्र में तुम्हारे पास 200 गज का प्लॉट है, भले ही तुम्हारी इनकम 1 लाख हो, 2 लाख हो, तो उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस में कौन नहीं आएगा और कौन आएगा। एक बार देख लेते हैं कौन नहीं आएगा। ये देख लिया हमने कि जिसके पास 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि योग्य भूमि हो तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जिसके पास 100 वर्ग फीट का आवास हो तो वो भी नहीं आएगा। अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में जिसके पास 100 गज का प्लॉट है तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और जो दूसरा था वो था कि अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज का प्लॉट है तो वो भी नहीं आएगा। और गैर अधिसूचित क्षेत्र में 200 गज का अगर प्लॉट है तो वो भी ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा, चाहे उसकी इनकम कितनी कम क्यों ना हो। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एससी का बंदा है, ठीक है, किसका, एससी का, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, वो एससी में है, ठीक है, और वो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब कोई वैकेंसी निकलती है, एससी का बंदा है, ए नाम का व्यक्ति, और वो ईडब्ल्यूएस भी है और एससी में भी है, ठीक है। तो 10% आरक्षण इसका और 15% इसका आरक्षण, ये भर्ती निकलती है आईएएस की, ठीक है। अब वो फॉर्म भरता है, तो अगर वो एससी कैटेगरी का लाभ लेना चाहेगा, यानी कि एससी का, अगर वो आईएएस का फॉर्म भरता है और इसका लाभ लेना चाहता है एससी का, तो उसे क्या दिखाना होगा, उसे जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, ठीक है। क्या दिखाना होगा, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। एससी का व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो आईएएस का फॉर्म भरता है, ठीक है, अगर वो चाहता है कि हमें एससी का लाभ मिले, यानी कि इसका आरक्षण लेना चाहता है एससी वाला, अगर वो ये आरक्षण लेना चाहता है, तो उसको फॉर्म भरते समय क्या दिखाना होगा, उसको दिखाना होगा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अब मान लेते हैं कि उसको ये आरक्षण नहीं लेना है एससी वाला, उसको चाहिए ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है। अब क्या दिखाना है उसको, ईडब्ल्यूएस वाला, क्योंकि इससे उसकी आय 8 लाख से कम है और एससी में है, ठीक है। अगर 8 लाख से कम है तो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग हुआ। अगर उसको ये आरक्षण लेना है और आईएएस का फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरते समय उसको क्या दिखाना होगा, उसको दिखाना होगा आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आया समझ में। अगर एससी का व्यक्ति है, ए नाम है उसका, और वो आईएएस की फॉर्म भरना चाहता है, अगर उसको एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट का जो 15% है, अगर उसको इसका लाभ लेना है, तो उसको क्या दिखाना होगा फॉर्म भरते समय, जाति प्रमाण पत्र। अगर वो ईडब्ल्यूएस का लेना है, तो उसको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आया समझ। एक बार और समझ लेते हैं इसको, एससी का ही नहीं, अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं ये बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और इसकी कैटेगरी है ओबीसी, ठीक है। वैकेंसी निकलती है प्रोफेसर की, ठीक है। अब मान लेते हैं उसको ओबीसी का आरक्षण है 27%, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का है 10%, ठीक है। उसकी इनकम और ये वो इसके दायरे में भी आता है और इसके दायरे में भी आता है, ठीक है। वो दोनों के दायरे में, इसके दायरे में भी आता और इसके दायरे, ओबीसी भी है और ईडब्ल्यूएस भी है, ठीक है। अब उसने प्रोफेसर के फॉर्म भरा, अगर वो ईडब्ल्यूएस का लाभ लेता है, अगर इसके थ्रू फॉर्म भरता है कि हमको ईडब्ल्यूएस के थ्रू जाता है, तो उसको क्या देना होगा, उसको देना होगा आय प्रमाण पत्र। क्या देना होगा, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर वो ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहा है, तो उसको आय प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। अब मान लेते ये बी व्यक्ति है, इसको ओबीसी का आरक्षण चाहिए और ओबीसी में आता है, अगर इसका लाभ लेता तो उसको क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। दोनों का लाभ नहीं ले सकता है किसी, इसका मतलब यही हुआ कि वो किसी एक का लाभ ले सकता है, दोनों का नहीं। समझाने का मेरा जो मतलब था, जो मेरा मोटिव था, वो यही था कि व्यक्ति एक लाभ ले सकता है, या तो वो कैटेगरी वाला लाभ ले सकता है या ईडब्ल्यूएस वाला लाभ ले सकता है, बस यही समझाना था, ठीक है। अब आता है अगला कि आरक्षण पक्ष और विपक्ष में तर्क। मान लो प्रश्न उठता है कि वर्तमान में आरक्षण कितना प्रासंगिक है और ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा माना जाता है, या आरक्षण आने से जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है वो कितना प्रबल हुआ है और कितना नहीं। तो इस बात को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम आरक्षण से पानी पी रहा था, सॉरी। अब हम आरक्षण से संबंधित
पक्ष और विपक्ष में तर्क देखेंगे कि आरक्षण सही है या नहीं है। इस तर्क को देखेंगे कि मान लो प्रश्न में आ जाता कि आरक्षण सही है या गलत, इसके पक्ष और विपक्ष के तर्कों को भी हम देख लेते हैं। और आज ये क्लास पक्ष और विपक्ष और अपने रिव्यू के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। फिर कल हम अगला आर्टिकल देखेंगे। आज इसको खत्म कर देते हैं। जैसा कि हमने कल कहा था कि कल हम आरक्षण को 130वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर देंगे। तो अब बचता है हमारे पास पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष बचता है, तो हम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि विपक्ष में और विपक्ष में बोलने का मतलब ये है कि हम उसके अगेंस्ट नहीं है, ये हमारा विचार नहीं है, ये जो आलोचक बोलते हैं या आलोचकों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। इस बात को विशेष रूप से देखें कि हमारा कहना नहीं है, ये आलोचकों का कहना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि ये आलोचकों का मत है, हमारा बिल्कुल नहीं। हम अपना पक्ष रखेंगे, ठीक है, लेकिन ये किसका पक्ष है? ये आलोचकों का पक्ष है। ठीक है, किसका पक्ष है? ये आलोचकों का पक्ष है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि ये हमारा पक्ष है, क्योंकि एग्जाम में अगर तुम ये दर्शा देते हो कि ये हमारा मत है, तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होगा तो उसके प्रभाव में ये होगा कि ये जो आरक्षण है उसका समर्थक है या इसका समर्थक नहीं है। तो हमको ये नहीं बताना है। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो पक्ष विपक्ष है उसमें हम अपनी राय देंगे और हमारी राय ऐसी होगी जो एक संतुलित होगी ना ही उसके एक्सट्रीम में जाएगी ना ही डाउन में कि नहीं ठीक है ये गलत है ये सही है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने माना, संसद ने माना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही होगी। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं किसी एक वर्ग में, एक व्यक्ति में, तो उस चीज़ को हमको ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम देखते हैं इसके विपक्ष में तर्क। ठीक है, विपक्ष यानी कि आलोचना लोग करते हैं, लोग आलोचना करते हैं कि आरक्षण सही है या गलत। ठीक है, तो वो किस आधार पर आलोचना करते हैं, तो वो किस आधार पर आलोचना करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला है कि जो आरक्षण है कि ये समानता का विरोधी है। जो आलोचक कहते हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी है। ठीक है, वो कहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी है, क्योंकि हमारा संविधान समानता की बात करता है, किसी को विशेषाधिकार नहीं देता। लेकिन ये आरक्षण है, ये विभेद करता है, लोगों में भेद करता है। ठीक है, किसी के आधार पर, ये आरक्षण के आधार पर एक प्रकार का विभेद है, यानी कि ये समानता की विरोधी है। तो पहला तर्क ए हो गया। ठीक है, दूसरा तर्क जो आलोचक देते हैं वो कहते हैं कि इससे आरक्षण से सेवाओं की गुणवत्ता में, आरक्षण के से सेवाओं की गुणवत्ता में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? सेवाओं की गुणवत्ता में, सेवाओं की गुणवत्ता में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है इसको भी हम समझते हैं। दूसरा आलोचक कहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण जो सेवाएं हैं उनमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये आता है एससी कैटेगरी से, ठीक है, और बी व्यक्ति है, ए आता है जनरल कैटेगरी से, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए आता है एससी से, बी आता है जनरल से, ठीक है।
AIS की परीक्षा है, ठीक है। AIS की परीक्षा आपने देखा होगा कि SC के लिए अलग कट ऑफ जाता है, जनरल के लिए अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है। इसके आते हैं 100 मार्क्स, ठीक है। इसके आते हैं 85 मार्क्स, ठीक है। और इसको आरक्षण के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से इसको IS का पद मिल जाता है, ठीक है। और इसको नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक है। इसको क्यों मिल जाता है? क्योंकि इसको आरक्षण का लाभ मिल जाता है, ठीक है। या मान लेते कोई अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, अच्छा इंजीनियर है, मान लो कोई वैकेंसी है, चाहे IS की है, चाहे डॉक्टर की है, चाहे इंजीनियर की है, ठीक है। तो ये व्यक्ति था, SC कैटेगरी का था, 85% मार्क आया और उसको डॉक्टर बना दिया या इंजीनियर बना दिया। लेकिन ये B है, जनरल कैटेगरी का है, इसके 100-110 के आसपास मार्क्स आए और इसको कोई पद नहीं मिला। तो क्या मैसेज जाएगा कि उसके नंबर कम थे फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। दोस्तों में होता है कि इस दोस्त का हो जाता है, उस दोस्त का नहीं होता है, 1-2 नंबर से रह जाता है, 10 नंबर से, क्योंकि वो आरक्षण का लाभ ले जाता है। तो यानी कि अधिक नंबर वाले, अधिक रैंक वाले को वो पोस्ट नहीं मिली, वो जॉब नहीं मिली, लेकिन कम नंबर वाले को एक जॉब मिल गई। तो जो आलोचकों का तर्क है, जो आलोचक तर्क देते हैं, जो इसके विपक्ष में है, वो तर्क देते हैं कि इससे सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे सेवाओं पर, गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रोडक्टिव नहीं होती है। कि अगर कोई डॉक्टर बन गया तो कैंची उसी में छोड़ जाएगा ऑपरेशन करते समय, तो ये भी ऐसा तर्क देते हैं। तो ये दूसरा तर्क है कि आरक्षण से गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमने इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा कि कैसे गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इसके आगे जो आलोचक कहते हैं कि क्या मतलब जो आलोचक जो तीसरी आलोचना करते हैं, वो करते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया है। क्या हो गया? आरक्षण एक का राजनीतिकरण हो गया है। और ये हमको चुनाव के दौर में देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में जब चुनाव होते हैं, भारत में तीसरा आलोचक क्या वो करते हैं, जो आलोचक हैं वो क्या आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि आरक्षण का राजनीतिकरण हो गया है, यानी कि आरक्षण एक जातिगत मुद्दा बन गया है। देखते होंगे यानी कि जातिकरण हो गया आरक्षण का राजनीतिकरण से, क्योंकि जब देश में चुनाव होते हैं तो क्या मुद्दा उठाया जाता है? आरक्षण। जैसे बिहार में चुनाव थे, ठीक है, सॉरी, बिहार में चुनाव थे तो भाजपा वालों ने क्या कहा था कि फिर से गुंडा राज आएगा, लालू राज, जंगल राज जिसको बोला जाता है, फिर से जंगल राज 2 आएगा, ये भाजपा वाले कहते थे। लेकिन जब लालू क्या बोलते थे कि नहीं, मंडल राज आएगा। मंडल कौन सा? OBC वाला, जिसने OBC दिया था, वो राज आएगा। तो ये क्या है? ये एक आरक्षण का राजनीतिकरण है और उसका बहुत ही फेमस मुद्दा बन गया है, ठीक है। तो आरक्षण का राजनीतिकरण हो गया है, यानी कि जाति आधार पर उसको, वोट बैंक की राजनीति ने इसको इतना जटिल बना दिया कि अब ये जातिगत मुद्दा बन गया है, ठीक है। आलोचकों का ये भी कहना है, आलोचक कहते हैं कि ये एक नए प्रकार के अन्याय को जन्म दे रहा है। आलोचक क्या कह रहे हैं कि ये एक नए प्रकार के अन्याय को जन्म दे रहा है, ठीक है, एक नए प्रकार के अन्याय को जन्म दे रहा है। कैसा? जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि जो SC ST पर है उन पे सदियों से अत्याचार होते आ रहे हैं, ठीक है, उन पे सदियों से अत्याचार होते आ रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो अब कैसा हो रहा है कि अब उनको आरक्षण देके कम करके तो ये व्यवस्था का फिर से
प्रतिगामी है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक नए प्रकार के अन्याय को जन्म दे रहा है, यानी कि प्रतिगामी। ठीक है, ये शब्द सही है, प्रतिगामी विभेद, जिसको बोलते हैं प्रतिगामी विभेद। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, प्रतिगामी विभेद को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स, क्या बोलते हैं, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक नए प्रकार के अन्याय को जन्म दे रहा है जो प्रतिगामी विभेद है, यानी कि प्रतिगामी विभेद का मतलब है कि पिछली जैसी अवस्था लाना चाहता है, कि जो पिछली बार हुआ, जो पिछले समय में हुआ SC ST के साथ, या जो दुर्बल वर्ग है उसको दबाया गया था, जो भी उनके अधिकारों से उनको वंचित किया गया था। अब ये जो आरक्षण है ये नए प्रकार की समस्याओं को जन्म दे रहा है, कि जो पिछला था कि अब सवर्णों पर अत्याचार होगा, तो आलोचकों का कहना, मेरा कहना नहीं है। तो जब हम विपक्ष में लिखेंगे तो इन सारे बिंदुओं को लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये होगा विपक्ष में तर्क। हम विपक्ष में किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमने पहला बताया था आपको कि आरक्षण व्यवस्था समानता की विरोधी है। दूसरा, सेवाओं की गुणवत्ता में नकारात्मक प्रभाव मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या बताया था, दूसरा बताया कि एक नए प्रकार के अन्याय को जन्म दे रहा है या प्रतिगामी विभेद कर रहा है। नए प्रकार के अन्याय कैसे दे रहा है हमने बताया, और ये प्रतिगामी कैसे हमने ये भी बताया है। ठीक है, अब ये तो हो गया विपक्ष का मुद्दा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पक्ष में क्या क्या है। पानी पी लेते थोड़ा सा। हमने पानी पी रहा था। हमने देखा कि विपक्ष में क्या क्या है। ठीक है, विपक्ष के 3-4 पॉइंट देख लिए। अब देखते हैं कि पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, यानी कि जो लोग आरक्षण के समर्थन में हैं वो क्या बोलते हैं, तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको बैलेंस करके चलना है, किसी एक पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोलना है। हमको पक्ष और विपक्ष दोनों देखकर फिर बोलना है कि हमारी राय क्या होगी, हमारा व्यू क्या होगा आरक्षण पर, कितना सही है और कितना गलत है। तो हमको भी एक बैलेंस होके चलना है। इसके लिए चाहिए कि हम दोनों को देखें कि क्या पक्ष बोल रहा है और क्या विपक्ष बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं पक्ष में। ठीक है, पक्ष में, तो पक्ष में क्या है, तो जैसे कि उसमें बोला था कि ये समानता की विरोधी है, तो अब जो पक्ष वाले वो कहते हैं कि ये असमानता की विरोधी नहीं है, असमानता की सॉरी असमानता का विरोधी नहीं है। क्यों नहीं है? जब पक्ष में बोला जाता है कि असमानता का विरोधी नहीं है कैसे कह सकते हैं? जब आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, जब हमने आपको आर्टिकल 14 बताया था, तो वो समानता की बात करता है, लेकिन पूर्ण समानता की नहीं। समानता की बात करता है लेकिन पूर्ण समानता नहीं। ठीक है, पूर्ण समानता नहीं, वो पूर्ण समानता की बात नहीं करता है, वो अनुपातिक समानता की बात करता है। क्या बात करता है? अनुपातिक समानता। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो पूर्ण समानता की बात नहीं करता है। मान लो कि अगर 10 रुपए हैं तो यह नहीं कि 10 रुपए हैं तो सबको 1-1 रुपए मिलेगा, नहीं, ये मिलेगा कि किसको कितनी जरूरत है, अनुपात में। ठीक है, मान लो B व्यक्ति है और C व्यक्ति है, इसकी इनकम 10 रुपए महीना और इसकी इनकम 1 रुपए महीना है। अब 10 रुपए तो ये नहीं होगा कि 5 रुपए इसको दे देंगे 5 रुपए इसको दे देंगे, नहीं। अनुपातिक समानता का मतलब है कि 2 रुपए ऐसे दे देंगे और 8 रुपए ऐसे दे देंगे। तो ये
समानता की बात, अनुपातिक समानता। हमारा संविधान है वो पूर्ण समानता की बात नहीं करता, वो करता है अनुपातिक समानता की बात। ठीक है, तो ये समानता की विरोधी नहीं है। तो पहला पक्ष में ये तर्क हो गया। दूसरा है कि दूसरा जो तर्क दिया गया है, वो कहा गया कि ये सेवाओं की गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं डालता। वो बोलता था कि नकारात्मक है। तो ये कहता कि इससे सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोलता है? सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, वो बोल रहे थे कि इससे सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो गुणवत्ता होती है उससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब पक्ष में लिखेंगे तो लिखते हैं कि सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे? हम जानते हैं कि भारत में या कहीं भी जो भी जॉब होती है, जो भी नौकरी होती है, उनमें पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये पक्ष को, अगर आप आईएएस आईपीएस डॉक्टर बनते हैं तो ये नहीं कहा जाता कि अच्छा आपने परीक्षा पास कर ली तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाएं और इंजेक्शन चीर पकड़ कर आएं। ऐसा तो होता नहीं है। या आप आईएएस बन जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाए, सीधा आईएएस बना के कलेक्टर बना के फला जिला में ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं। आपको पहले 2-3 साल जितनी भी ट्रेनिंग होती है, 1 साल 2 साल की, लबास नाम है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में जाके एक ट्रेनिंग लेनी होगी, एक प्रशिक्षण लेना होगा। और जो प्रशिक्षण होता है वो क्या करता है? वो योग्यता को निखारता है, आपको उस कार्य के लिए कुशल और निपुण बनाता है। तो आरक्षण से ये संबंध नहीं है कि वो सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि हर नौकरी में एक प्रशिक्षण की आवश्यकता। वो प्रशिक्षण इसीलिए दिया जाता है कि व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण हो जाए, निपुण हो जाए और अपने कार्य को अच्छे से कर सके। तो लिखा कि सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये भी बात सही है, और व्यक्ति उस सेवा के योग्य बन जाता है। तो हमने देखा कि ये पक्ष में तर्क हो गए हमारे। ठीक है, और दूसरी है कि ये आरक्षण सबल के पक्ष में नहीं है, ये दुर्बल के पक्ष में, यानी कि समानता लाने के लिए जो पिछड़ा है हजारों वर्षों से, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पक्ष और विपक्ष की बात। अब हम देखेंगे कि हमारा मत क्या होगा। ठीक है, हमारे मत में बस एक बात है, बोल देते हैं कि हमको ना पक्ष में जाना है ना विपक्ष में। ठीक है, हमको पानी हम दोनों के पक्ष में लिखेंगे कि आरक्षण एक सही व्यवस्था है। आरक्षण एक सही व्यवस्था है, ये सामाजिक आर्थिक न्याय को पूर्ण करता है। आरक्षण एक सही व्यवस्था है जो सामाजिक आर्थिक न्याय को पूर्ण करता है, या उस अवधारणा को स्पष्ट या उसका साकार करता है कि देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय हो, इसके पक्ष में बल देता है। लेकिन ये हमने पक्ष में बोल दिया, अच्छी बात है। अब क्या लिख रहे हैं हम? लेकिन आरक्षण का व्यवहार में लागू करने में कई समस्याएं आती हैं। आरक्षण को व्यवहार में लागू करने में कई समस्याएं आती हैं। तो हमको क्या करना है? थोड़ी सी सावधानी बरतना है। हमको क्या करना है? सावधानी बरतना है और आरक्षण का सबलीकरण करना है। क्या करना है? सबलीकरण करना है। क्या करना है? आरक्षण का सबलीकरण करना है। ठीक है, आरक्षण का सबलीकरण करना है, यानी एम्पावरमेंट करना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्पावरमेंट।
ठीक है, हमें आरक्षण का सबलीकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आरक्षण सही है, आर्थिक सामाजिक न्याय को पूर्ण करता है, लेकिन जब इसको हम व्यवहार में लागू करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें कई समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं को सावधानी पूर्वक देखना चाहिए और हमको करना चाहिए कि आरक्षण का सबलीकरण हो, यानी कि एम्पावरमेंट हो। अब ये सबलीकरण का क्या मतलब है, सबलीकरण का मतलब क्या है? ठीक है, सबलीकरण का मतलब है जैसे हमने बताया था कि दो प्रकार का, सबल के पक्ष में और दुर्बल के पक्ष में। ठीक है, हमने ये बताया था आपको। अब मान लेते हैं कि सबली ये एससी का व्यक्ति है, ठीक है, ये आरक्षण का लाभ लेके एक आईएएस बन जाता है। ठीक है, आरक्षण का लाभ लेके ये आईएएस आईपीएस जो भी है वो बन जाता है। ठीक है, अब इसका बेटा भी आईएएस बनता है, आईएएस की परीक्षा देता है। एक ऐसी वो है जो गांव में है, गरीब है, ठीक है, ठीक है, वो भी एससी है लेकिन ये गरीब है, ये एससी है लेकिन आईएएस है। ठीक है, इसका बेटा भी आईएएस की परीक्षा दे रहा है और एक इसका बेटा भी आईएएस की परीक्षा दे रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो इसको मिलेगा ऑब्वियसली, ये ज़्यादा फाइट करेगा क्योंकि ये सर्व सुविधा युक्त है और ये बेचारा गांव से आया है। ठीक है, तो यही सबलीकरण है। तो अब इसको, इसका पापा आईएएस बन गया, इसका पिताजी आईएएस बन गया, ठीक है, ये भी, तो अब इसको आरक्षण से उठा के बाहर कर दो, इसको उठा के आरक्षण से बाहर कर दो। जैसे कि जनरल सिंह केस में कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण, तो मिल गया आरक्षण से, तुम आईएएस बन गया, अब तुम नहीं। ठीक है, अब इसको लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सबलीकरण। ठीक है, फिर ये है कि आरक्षण को जब हम बोलते हैं, आरक्षण को जातिगत नहीं, थोड़ा सा समग्र रूप में देखना चाहिए। ठीक है, अब हम ये क्लास हमने कंप्लीट कर ली। हमने देखा कि हमने 2 आर्टिकल 3 दिन पढ़ा। 3 क्लास में हमने आर्टिकल 15 और 16 पढ़ा और आरक्षण को देखा कि एक कैसे जन्म लेता है और कैसे एक ठोस रूप संवैधानिक तरीके से रूप लेता है, इसको हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से डीप में। ठीक है, अब हम कल से पढ़ेंगे आर्टिकल 17 और आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आरक्षण समझ में आ गया होगा, पक्ष और विपक्ष में भी। और इसमें हमने अपना भी व्यू देखा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सबलीकरण। और एक बात और कि ये सवर्णों का आरक्षण नहीं था, हमने ये भी बताया, जो न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल में या डिबेट में आपने सुना था, ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, हमने क्या बताया कि ये आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वाला है, और आरक्षण में हमने अपने व्यू में बताया कि सबलीकरण होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्या एम्पावरमेंट को भी बताया। तो हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। आरक्षण को ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हमको एग्जाम में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है और क्या आ जाए। ठीक है, अब आरक्षण पर बोला जा सकता लेकिन नहीं, अपनी क्लास परीक्षा से संबंधित है, टू दी पॉइंट थी और ये खत्म हो गया। कल हम आर्टिकल 17 पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है आर्टिकल 17। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमने पहले बताया था कि आपकी प्रतिक्रिया ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है, हम उसमें सुधार और ये सब कर सकते हैं। थैंक यू।